नमस्कार साथियों, जय स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जय टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बहुत तेज़ी से प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे और उन्हीं प्रश्नों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा जो आपके कई एग्ज़ामों में बार बार आए हैं। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यह सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्य जो श्रेष्ठ कहे जाते थे, उस समय उनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, जिसमें उन्होंने गेहूं और जौ का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो कई कालखंडों में बटा हुआ है, उसको हम विविध तरीके से देखते हैं। जैसे 3 कालखंड होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले, उसके द्वारा उस कालखंड के बारे में समझते हैं, लेकिन कोई लिपि नहीं मिली तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि तो मिली लेकिन उसका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया, और वह कौन सा समय कहलाता है? जो आप नगरीय सभ्यता अभी पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, वह आद्य ऐतिहासिक काल है। उसके बाद ऐतिहासिक काल है जिसमें आपको पुरातात्विक स्रोत भी मिले और लिपियाँ भी मिली और जिसे पढ़ा भी गया। ठीक है, तो इस 3 खंड में बटे हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 खंड में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग बहुत ज्ञानी नहीं थे और बड़े औजार का प्रयोग करते थे, केवल खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे। और मध्य पाषाण काल में उन्होंने खोज ज़्यादा की, नुकीले औजार बनाए, छोटे औजारों के साथ वो शिकार करना स्टार्ट कर दिए, तो तब भी यह शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे। नवपाषाण काल आते आते यह काफ़ी विकसित हो चुके थे, अब बाकायदा ये लोग किसानी करने लगे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो यह मेहरगढ़ है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ मिला है? लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए कहाँ से? आदमगढ़ और बागौर से। ये दोनों कहाँ हैं? आपके राजस्थान। मध्य पाषाण काल के बारे में हमने बात की कि यहाँ इस समय नुकीले औजार यह बनाने लगे थे, शिकार में अधिक हो गए थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण पत्र मिले लेखनिया से। वही बात बार बार प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है यह, कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान क्या है? आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़ याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पशुपालन के साथ यहीं से मिले। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, इन्हीं जगह से। मृत्यार्तरहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया गुफा कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? नवपाषाण काल। यहीं से क्या हुआ था? गेहूं और जौ। और कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य हम देखते हैं वो वहीं से होता है, कहाँ? मेहरगढ़। और यह है कहाँ से? बलूचिस्तान से। ठीक है, अगर चावल की प्राचीनतम की बात करेंगे तो ये अपने इलाहाबाद के कोलडीहवा से मिलता है। ठीक है, तो कई फैक्ट आप देख रहे होंगे यहाँ डिस्कस हो रहा है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष मिले हैं कहाँ से? बुर्जहोम और गुफा कराल से। बुर्जहोम में क्या हुआ था कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। राग का टीला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कि स्थल कहाँ से संबंधित है? यह सघन कल्लू, यह कई एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, वही विंध्य क्षेत्र जिसे हमने बताया, इलाहाबाद का कोलडीहवा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था वह? जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में ही, इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा से। महत्वपूर्ण है यह। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, वह है कहाँ? लेखनिया में। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका। यह प्राचीन साक्ष्य भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में भी इसे जाना जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ है यह? पंजाब में। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। तो हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं, पहली नगरीय योजना है, अभी डिस्कस करेंगे, आगे प्रश्न होंगे तो। गैरिक मितभांड पात्र का नामकरण हुआ कहाँ से? हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के
प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वह क्या है? अतरंजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा में स्थापित करते थे। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे वह? भूगर्भ वैज्ञानिक। ये कई एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा गया है, ठीक है। ये कौन थे और इन्होंने क्या किया था? कहाँ पर? भारत के पल्लवारम से औजार की खोज की थी सर्वप्रथम। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था किसने? HD सांकलिया ने। अब सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, पहली नगरीय सभ्यता इसे माना जाता है प्राचीन इतिहास का, और आज भी यह वर्तमान में जब आप मेंस लिखेंगे तो इसमें प्रासंगिकता बहुत पूछता है कि सिंधु सभ्यता की वर्तमान स्थिति में प्रासंगिकता क्या है। तो आप जो वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सड़कें समकोण पर उस समय काटी जाती थी, और वर्तमान में भी जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है वह कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से लिया जा रहा है। जो खुले में शौच मुक्त किया जा रहा है वह भी सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया। सफाई का जो आप देख रहे हैं, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी प्रासंगिकता आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। जब आप मेंस लिखेंगे तो सब उसमें आपको ये सब डोनेट करना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताया पहले ही, आदि ऐतिहासिक काल। इसके जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है क्या? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चारों दिशाएं हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के 4 दिशा पे क्या क्या है। आप पूरब देखेंगे तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में हमने देखा मांडा जो कि चिनाब नदी पर है, और दक्षिण में आप महाराष्ट्र में दायमाबाद है जो प्यारा नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है वह क्या है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो कि सिंधु नदी पर है, रायवेंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। इसे राख का टीला भी कहते हैं, ठीक है, इसे राख का टीला भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, और यह पूरे हड़प्पा संस्कृति में सबसे बड़ा स्थल भी था। यहाँ से कई चीज़ें मिली हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से ही। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई हमें मोहनजोदड़ो से ही। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले वह भी मोहनजोदड़ो से ही। तो आप देखेंगे बड़ा स्नानागार, अन्नगार, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये सब मोहनजोदड़ो से आपको मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। कहाँ है? हमने भारत के गुजरात में। मृत पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है लोथल से ही। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से? लोथल से। और लोथल की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड भी मिला है, और हाथी दांत मिली है। 3 युगल समाधियाँ भी लोथल से ही मिली है। यह भोगवा नदी के किनारे है। अगला है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वह कौन था? सन जॉन मार्शल। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का भी प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? पुरातत्व संबंधित खुदाई, जैसा वो प्रश्न पूछा गया होगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास, यही सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में, डिस्कशन हो चुका। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थाप के प्रमाण मिले, कहाँ से? धोलावीर। और धोलावीरा और एक विशेषता है यहाँ की कि यही एक ऐसा है पूरे हड़प्पा संस्कृति में जो कि 3 खंडों में विभाजित है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, और ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से भी आपको अग्नि के हवन कुंड मिलेंगे, और जो महत्वपूर्ण है कि जो पहली बार भूकंप आया था उसके भी साक्ष्य आपको कालीबंगा से ही मिलेंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कहाँ है? यह राखी गाड़ी है, हिसार, हरियाणा में। यह भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ? सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ अगर आप देखेंगे तो पूर्व आर्यों द्वारा ही किया गया है।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित क्या है? ईरान। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसमें ईरान से भी चीज़ें मंगाई जाती थी, आयात किए जाते थे। जैसे ईरान से हम लोग क्या मंगाते थे? सोना मंगाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बदख्शा अफ़गानिस्तान में, जहाँ से लाजवर्द मंगाया जाता था। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से मंगाया जाता था। ताबा महत्वपूर्ण था, जो आज भी महत्वपूर्ण स्थल है, खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है क्या? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के नाम पर ही इसका ऋग्वैदिक काल भी कहा गया, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में यहीं हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसे हम लोग होत्री बोलते हैं। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और तीसरे मंडल जो है वह सूर्य देवता को भी समर्पित है, ये कई बार पूछे गए हैं। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में आप वर्ण व्यवस्था के बारे में देखेंगे। और ऋग्वेद के बारे में बताया कि इसके जो कहने वाले होते हैं इसे बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी। लिपियों के बारे में समझ लीजिए, ब्राह्मी को हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, और दूसरी एक लिपि होती है खरोष्ठी लिपि, जिसे हम दाएं से बाएं लिखते हैं। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। सामवेद का मतलब साम मतलब ज्ञान होता है, तो सामवेद ऋग्वेद के द्वारा ही संकलित किया गया है। और सामवेद को जो उच्चारण करता है उसे हम लोग बोलते हैं उद्गाता। ठीक है, ऋग्वेद को होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अथर्वयु, और अथर्वयु उसका उच्चारण करते हैं। और आता है लास्ट में अथर्ववेद। अथर्ववेद के वो जो हैं ज्ञाता उन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रह्म। और इन सभी में वेद त्रयी जो कहा जाता है, अथर्ववेद को छोड़ के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद ही एक ऐसा है जिसका केवल एक ब्राह्मण है, जो है कि गौपद। इतनी फैक्ट आपको पता चल गए। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी यहाँ कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिससे वर्ण संबंध शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, ऋग्वेद। आप देख रहे हैं कितनी बार आए हैं यह प्रश्न। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो वह कौन सा था? परुष्णी रावी नदी। अगर हम नदियों की बात करें तो कई प्राचीन नदियां हैं जिसके नाम आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे परुष्णी रावी हुई, अस्किनी चिनाब होती है, वितस्ता झेलम होती है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसे? गाय, जिसे अघन्या बोलते थे। इसी की वजह से उस समय युद्ध होता था। अघन्या का अर्थ ही होता है न मारे जाने योग्य। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को उस समय पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पांचाल क्षेत्र। अभी आगे पढ़ेंगे 16 महान जनपद। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का उच्चारण करता रहते थे उन्हीं को होत्री, होता यहाँ है, बता चुके हैं हम। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। और पवित्र नदी जो है वो उसे सरस्वती। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया वह क्या है? सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है? वाजसनेयी। इसको शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में बटा था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। कृष्ण जो है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, कई बार पूछा गया है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल गद्य में था, और इसी को ही क्या बोलते हैं? वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं। ऋषि गौतम, राहुगढ़। अगर ऋग्वेद के बाद किसी ब्राह्मण का बहुत महत्वपूर्ण है योगदान तो वह है शतपथ ब्राह्मण। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। देखिए फिर से आया। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, वह क्या है? गौपथ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में ही। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वह क्या है? मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, वह कई बार आया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जिद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, जिद अवस्था संबंधित है, ऊपर भी रिपीटेड है यह। ईरान। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण गले में पहना जाता था उस समय। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ कहाँ से? बोगज कोई, एशिया माइनर से। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। इसमें से हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह कौन सा है? कठोपनिषद। महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा या कर्म। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, ऊपर चर्चा हुई। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। अधर्व्यू यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता, यज्ञ करने वाले पुरोहित को बोला जाता है, ऊपर मैंने सब डिस्कस किया। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसे? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। अब ऋग्वेद के आगे अब जब आप बढ़ेंगे तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिला है हमें? अगुंतर निकाय में। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें अगुंतक निकाय और भगवती सूत्र, 2 जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिला है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। और खारवेल से एक और महत्वपूर्ण बात थी कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के समय में ही बनाई गई थी। कई महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, वो कई बार आते हैं। जैसे रुद्रदमन के समय में जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री की द्वारा, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासन के समय में, एहोल अभिलेख कई बार पूछा गया है पुलकेशिन द्वितीय के समय, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के समय। ये कई ऐसे हैं जो हमेशा पूछे गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महानगर स्थित था कहाँ? राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। अगर पाटलिपुत्र के बारे में पता चले कि सबसे सर्वप्रथम किसने बसाया था तो हर्यक वंश के अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। ठीक है, आगे भी आएगा इसमें। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वह कौन था? अजातशत्रु। इसे पितृहंसा वंश भी कहते हैं। अजातशत्रु को कुड़ीक भी कहते हैं, कुल का नाश करने वाला। इनके पिता बिंबिसार थे जिन्हें श्रेणिक कहा जाता था। इन्हीं को मार कर यह गद्दी पर बैठा था। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है तो वह कौन? नंद वंश का महान शासक महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तमती राजधानी है चेदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ पर? कलिंग में। उदयनवास व दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी। तो बौद्ध और जैन धर्मों के महत्वपूर्ण स्थल भी किसे बोला जाता है? कौशाम्बी को। यूपी में कौशाम्बी में केला के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। इसमें कुल 24 तीर्थक रहे, तो पहला तीर्थक ऋषभदेव जी थे। और बात करें आप तो 23वां तीर्थक बहुत महत्वपूर्ण है, पार्श्वनाथ जी काशी से संबंधित थे, इनका पदचिन्ह साप था। और अंतिम
अंतिम जो 24वें तीर्थक थे वो महावीर स्वामी जी थे, उन्हीं के बारे में हम इसमें ये देखिए, महावीर स्वामी जी का जन्म स्थल कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 साल तपस्या करने के बाद 30 वर्ष की उम्र में यह अपना घर गृह त्याग किए थे और 42 वर्ष की उम्र में यह ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था कौन? जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, स्मरक, स्मयक धारणा, स्मक चरित्र, स्मक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? जैन धर्म। और बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बौद्ध धर्म अगर आप देखेंगे तो पाली भाषा में लिखी गई थी। जैन धर्म की बात करेंगे तो यह प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, कई बार पूछा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? अर्धमगधी, चर्चा हो चुकी। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थक शब्द संबंधित है जैन से, 24 तीर्थक थे इसमें। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वल्लभी। जैन धर्म से एक प्रश्न बहुत आता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋषभ देव जी और अरिष्टनेमी का उल्लेख है। अगला है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था अब जैन धर्म 2 शाखाओं में बनी थी, हीनयान और दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे, जो मानने वाले थे, वह बिना वस्त्र के रहते थे, और श्वेतांबर जो थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और मल्ल की राजधानी कुशीनगर, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिस्मरण के रूप में जाना जाता है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से आप जानते भी हैं। कहाँ है स्थित? वह सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं किस में दिए गए हैं? आप बात हो चुकी है, पाली भाषा में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ, पहला उपदेश उनका। सारनाथ में अपने प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में, इनकी मौसी ही थी। बुद्ध के जीवन काल में इस संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन कौन? विनय पट्टिका, सुपत पट्टिका और अधिधम्म पट्ट, ये 3 त्रिपिटक हैं। विनय पट्टिका में बुद्ध धर्म के नियमों के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में अगर आप देखेंगे तो उपदेशों इनके संग्रह के बारे में बताया है, और अधिधम्म की बात करेंगे तो उसमें दार्शनिक विचार के बारे में बताया गया है। पहली बौद्ध समिति जब होती है तो उसी में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक का आविष्कार हुआ था, मतलब लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन थे? ऊपर भी चर्चा हुई थी, बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में, राजगृह में। द्वितीय की बात करें तो कालाशोक के समय में हुई। तृतीय की बात करें तो अशोक के समय में हुई, और चतुर्थ की बात करें तो कनिष्क के समय में हुई। ठीक है, तो सारे शासनकाल आपको बता दिए। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? बौद्ध धर्मों से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम बताया ऊपर विनय पिटक से। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? मेघवर्मन। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्त पर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह, बिहार में। विशुद्ध मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान। ये 2 शाखाएं इसमें थी, चतुर्थ संगीत समिति में 2 शाखाओं में बढ़ गई थी, हीनयान और महायान। तो हीनयान जो थे वो बौद्ध को भगवान नहीं मानते थे, और जो महायान थे वो बौद्ध को भगवान की तरह पूजते थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन।
उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी, ऊपर भी मैंने चर्चा कर दी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं। इन दोनों का मानना था। जब आप मेंस लिखेंगे तो इनकी प्रासंगिकता खूब पूछी जाती है। मेंस के 4th पेपर में भी आपको इन सब का बहुत प्रयोग करना पड़ेगा। एक अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब बौद्ध और जैन के जो भी हैं वो आप वहाँ मेंशन करेंगे। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म से ही। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कहाँ से? गुप्त काल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन है? पाल वंश का धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो अगर आएगा तो कुमार गुप्त। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।